चलिए 19 तारीख के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है आपको सोशल साइंस का, आपको सारा का सारा अभी हम कंप्लीट करवा रहे हैं। क्योंकि शादी है गांव में, शोर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कभी करा देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए, हरित क्रांति हुआ क्या था? 1966 से 67 के बीच में क्या हुआ था? भारत में एक हाइब्रिड संकर बीज आए थे, और संकर बीज आने के कारण क्या हुआ था, फसल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। और फसल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने के कारण क्या हुआ था कि कोई फसल खरीदने वाला नहीं था। इसलिए क्या हुआ था, देश में एक आर्थिक संकट आई थी। कहता क्या है, 1866 से 1867 के उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक दवाई, सिंचाई आदि का प्रयोग में फसल उत्पादन में आई क्रांति की हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक एवं एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ देगा, याद रखना कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखने को मिला था। आपको समझ में आ गया कि हरित क्रांति क्या है। भारत में अधिक मात्रा में फसल उपज हुई थी, जिसके कारण यह क्रांति शुरू हुई थी, जो फसल कोई खरीदने वाला नहीं था। चलिए, सर्वोच्चम कृषि से आप क्या समझते हैं? सर्वोच्चम कृषि कहता है एक ऐसा कृषि जिसको कम लागत में अच्छा उपज हो, अच्छा मुनाफा हो, ऐसे फसल को सर्वोच्च कृषि कहा जाता है। कहता होगा कि नहीं, सर्वोच्च कृषि, सॉरी, ये तो सर्वोच्च कृषि है, हमने सर्वोच्च कृषि के बारे में बताया था। और सर्वोच्च कृषि समझते क्या है? यह पहाड़ी ढाल पर जल को तेज बहाव को बचने के लिए पहाड़ पर एक सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। ऐसी खेती को हम कहते हैं सर्वोच्च कृषि कहते हैं। ठीक है। और एक होता है सर्वोच्चम कृषि, वो समझ जाना आप, जहां पर कम पैसे में अच्छी फसल हो, अच्छा लागत हो, ऐसे कहते हैं सर्वोच्चम कृषि कहते हैं। सुनो कितना होगा। संकट क्या है? देखिए, संकट मतलब समस्या। देश के अंदर अगर किसी भी चीज की समस्या आती है, वो एक प्रकार का संकट कहलाता है। ठीक है। कहता है भारत के किन्हीं दो रोपण फसलों का नाम बताए जो रोपे जाते हैं। आपका हो गया गन्ना, चाय, ये आपका हो गया रोपण फसल। यहाँ पर लिख सकते हैं धान भी एक प्रकार का आपका रोपण फसल है। ठीक है। भारत के दो नकदी एवं दो रेशेदार फसलों का नाम लिखे। नकदी फसल गन्ना और रबर हो गया, और रेशेदार फसल जूट और कपास हो गई। सबको पता है जूट और कपास से रेशम बनाए जाते हैं, धागा बनाए जाते हैं। ठीक है। कहता है कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों जरूरी है या प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में बता दें आपको, वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में ही कपास की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है, और उसका उपज सबसे अच्छा होता है। कहता होगा कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। क्लियर हो गया। देश में इस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और यह सर्वोच्चम माना जाता है। ठीक है। भारतीय कृषि के निम्न उत्पादक के कारणों का संक्षेप में लिखे। कहता है उत्पादकता कारणों के संक्षेप में लिखना। कहता कि भारत में कृषियों को काफी समस्या क्यों होती है? तो एक तो बात है सिंचाई टाइम पे नहीं हो पाती है। दूसरी बात क्या होती है, आपका फसल बीज, अच्छी बीज की व्यवस्था नहीं हो पाती है, और सब्सिडी नहीं मिल पाती है। देखना क्या कहता है, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादन में किन्हीं निम्नलिखित कारक है। वर्षा की अनिश्चितता, तो वर्षा कब होगी कब नहीं होगी या किसी को नहीं पता। दूसरी बात है बाढ़ और सुखाड़, कहीं पे सुखाड़ हो जाती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है। तीसरी समस्या खेतों का छोटा आकार होना। चौथा है किसी पर बढ़ती जनसंख्या का बोझ। सिंचाई का अभाव। परंपरागत कृषि पद्धति। ये आप लोग याद कर जाओगे। लो अयस्कों के नाम लिखे। लोहा चार प्रकार के होते हैं, पूछ देता है। लोहा चार प्रकार के होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, निमोनाइट, सीडेटाइट। ठीक है। जिसमें हेमेटाइट सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। लोहा और लोह खनिज में अंतर बताया। कहता है लोह खनिज में लोहा के अंश पाए जाते हैं, लोह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, क्वार्ट्ज इत्यादि। चलिए, और लोह खनिज में लोहा के अंश नहीं पाए जाते हैं, सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट। समझ में आ गई बात को। लो अयस्क जिसमें लोहा के अंश पाया जाएगा, और लो जिसमें लोहा का थोड़ा भी अंश नहीं पाया जाएगा, और लो कहलाएगा। ठीक है। कोयला के विभिन्न प्रकार के नाम लिखना है। कोयला भी आपका चार प्रकार का होता है, एथेरेसाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नेनाइट और पीट। यहाँ पे याद रखना
कि एथेनासाइट सबसे अच्छा होता है और पीट सबसे खराब होता है। कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा और पूछेगा भी कि सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, तो सबसे अच्छा कोयला एथेनासाइट होता है, सबसे खराब कोयला पीट होता है। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर बताइए। देखिए कहता क्या है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यह अनवीकरणीय है। पर समझते हैं अनवीकरणीय किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन तो है लेकिन वह भाग पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में है और वह एक दिन खत्म हो जाएंगे, उसको अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये आपका अनवीकरणीय है। नवीकरणीय कहता है वैसे प्राकृतिक ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो, नवीकरणीय कहलाएगा। जैसे सूरज आपका क्या हो जाएगा, आपका वो आपका प्राकृतिक हो गए। उसके बाद कहता क्या है कि परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत है ना, क्या रहा, परंपरागत और गैर परंपरागत। कहता क्या है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा है, जो पृथ्वी से निकला प्राकृतिक है, जिसको मानव ने बनाया हो, उसको क्या बोलते हैं, गैर परंपरागत कहते हैं। जैसे देख लिए सौर, पवन ऊर्जा आदि क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, अगला है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे करते हैं। जब फोटोवोल्टाइक सेलों के माध्यम से सूर्य के किरणों को ऊर्जा क्या करते हैं में परिवर्तित किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। कैसे करते हैं, सूरज की रोशनी अब प्लेट पर पड़ती है और टकरा टकरा कर एक जगह पर एकत्रित होती है, वैसे को हम कहते हैं सौर ऊर्जा का उत्पादन। कहता है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, कीटनाशक दवा, कृत्रिम रबर आदि बनाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जब पृथ्वी के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है तो एक कचरा का सामान होता है, उसकी फिल्ट्रेशन किया जाता है और उसको सबको अलग अलग किया जाता है। तो याद रखना कि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवा, कृत्रिम रबर इत्यादि बनाए जाते हैं। अगला है नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। नकदी फसल व्यापार के उद्देश्य से उपजाए जाने वाले फसल को नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे चाय हो गया, आपका गन्ना हो गया, और एक होता है आपका रोपण, वैसा फसल जिससे व्यापार के उद्देश्य से बागवान में लगाया जाता है उसे रोपण फसल कहते हैं। जैसे गन्ना, चाय, रबर, कहवा आदि। अगला है वन विनाश के मुख्य कारणों को लिखिए। वन विनाश के हार्स के कौन कौन से कारण हैं, तो बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विकास, बड़ी बड़ी विकास की परियोजनाएं, पशुचारण, ईंधन के लिए लकड़ी के रूप में कटाई आदि याद रखना। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण करने में ऐसे में पेड़ की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। अगला है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, बता दिए। सर्वोच्च कृषि संकट क्या है, क्लियर हो गया है आपका। पेट्रोलियम हो गया, परमाणु हो गया है। अब आते हैं परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। तो परमाणु शक्ति ग्रेफाइट, यूरेनियम, मेनाजाइट, एंटीमनी आदि से प्राप्त होता है। परमाणु शक्ति आप समझते होंगे, इसी सबसे परमाणु बम बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे है गोंडवान समूह के किन 4 कोयला क्षेत्रों के नाम बने। गोंडवान समूह का कोयला क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। ये सब चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण निम्न में है, पवन, ज्वार एवं लहर इत्यादि। कहता है नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। कहता क्या है, नदी घाटी परियोजनाओं के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे सिंचाई करना, बिजली उत्पन्न करना, मछली पालन करना आदि, इसलिए इसको बहुउद्देशीय कहा जाता है। ठीक है, आगे है हरित क्रांति, क्लियर हो गया। जल संसाधन से आप जल संसाधन के क्या उपयोग है। देखिए जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है, पेयजल के लिए, पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, घरेलू कार्य करने के लिए। ठीक है, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है बिजली उत्पन्न करना, मछली पालन करना, सिंचाई करना आदि। ठीक है ना। सिंचाई की व्यवस्था, विद्युत का उत्पादन, मत्स्य पालन, बाढ़ नियंत्रण, पटयन आदि
आगे कहता है पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की संतुलित रखने के लिए किसी भी क्षेत्र में वन का 33% होना आवश्यक है। वन के माध्यम से मानव एवं अन्य जीव ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड